टिंग टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेरियल्स। कैसे हो बच्चों? होप आप लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का 5th चैप्टर, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं बेटा। इसमें कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, फिर एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं उसको समझेंगे, फिर यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, फिर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसके बीच में क्या क्या एंगल बनते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करें। नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरे के नोट्स जो होते हैं वो काम नहीं आते हैं। तो शुरू करें। लाइंस एंड एंगल्स, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ एंगल में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये सब सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। फिर पेयर ऑफ एंगल में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ एंगल जो होता है जैसे दो एंगल होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। पेयर ऑफ एंगल में एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, उसके कंडीशन क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है उसमें कौन से एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, कौन से नहीं इक्वल होते हैं, वो मैं सब यहां पे बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों के बीच में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 वाला कौन सा है, 180 वाला कौन सा है, तो इसको अच्छे से यहां पे हम लोग समझेंगे। फिर पैरेलल लाइंस के बारे में समझेंगे कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके बीच में रिलेशन कौन से इक्वल होते हैं, कौन से नहीं इक्वल होते हैं, ये सारी चीजों को हम यहां पे देखेंगे। तो शुरू करें, शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेटा कि पॉइंट क्या होता है इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आप लोगों को। ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। पॉइंट एक लोकेशन को डिनोट करता है। पॉइंट क्या करता है बेटा, एक लोकेशन को डिनोट करता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन का क्या मतलब होता है, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, ना विड्थ होती है, इसको क्या बोलते हैं, ये डायमेंशन लेस होता है। तो पॉइंट क्या करता है, पॉइंट ऐसा है, ये बस एक लोकेशन को डिनोट करता है। लाइन क्या होता है, लाइन इज अ स्ट्रेट, लाइन का होना देखो यहां पे दिखाया हुआ है, लाइन का होना स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं वो एंडलेस होते हैं। एंडलेस का क्या मतलब है, वो इधर वाला एंड पॉइंट उधर जा रहा है, इधर वाला एंड पॉइंट उधर जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, हमें पता नहीं है। तो लाइन का दोनों जो एंड पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है। अगर इसी में से एक छोटा सा पार्ट हम कट कर देते हैं बेटा, तो देखो दोनों एंड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट याद रहेगा, लाइन के एक छोटे से पार्ट को कट करते हैं उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन जो एक्चुअल लाइन होता है बेटा उसके दोनों एंड पॉइंट एंडलेस होते हैं। रे क्या बोलते हैं, रे को समझो टॉर्च से, टॉर्च जैसे ही हम जलाते हैं तो टॉर्च से स्टार्ट होता है और फिर एंडलेसली जाता है वो, तो उसका एक एंड पॉइंट जो होता है बेटा, एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा जो होता है वो एंडलेस होता है। क्लियर हुआ, रे कैसा होता है, ऐसा, ये देखो ये पॉइंट है, ये लोकेशन को डिनोट कर रहा है, तो ये फिक्स्ड है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट जो होता है नहीं होता है, एंडलेसली होता है वो। एंडलेसली का क्या मतलब है बेटा, उसको वो चलता रहेगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये जो मार्क है, ये जो मार्क है इससे डिनोट करते हैं। ये अगर लगा दिया इसका मतलब ये चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। ये लगा दिया मतलब, ये लगा दिया मतलब ये यहां पे रुक गया, उसका यहां पे एंड पॉइंट है। एंगल क्या होता है, अगर दो लाइन जो एंडलेसली चल रहे हैं या फिर लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करते हैं, या फिर दो लाइन जो है या लाइन सेगमेंट जो है एक जगह पे मीट करते हैं, तो उसके बीच में फॉर्म होता है एंगल। जैसे देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हुआ। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे को कट किए तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल जो है फॉर्म हो रहे हैं। अगर दो लाइन है तो लाइन रहेगा तो एंडलेसली रहेगा बेटा, दो लाइन एंडलेसली रहेंगे, तो इन दोनों के अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये सब सारे क्या है, एंगल है। क्लियर हुआ एंगल क्या होता है, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। एक बार इसको समराइज कर दूं, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक लोकेशन को डिनोट करता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। लाइन क्या होता है, लाइन एक स्ट्रेट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट एंडलेस होते हैं। रे क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा एंडलेस होता है। एंगल क्या होता है, जब दो लाइन या लाइन
सिगमेंट एक दूसरे को कट करते हैं या फिर लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, तो इनके बीच में जो ये बन रहा है इसी को एंगल बोलते हैं। समझ में आया? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन में से कट कर दिया एक पार्ट को, तो दोनों पॉइंट क्या होते हैं बेटा? वो एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि जो एंगल बन रहा था, अभी हमने सीखा कि एंगल क्या होता है? दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो बीच में एंगल फॉर्म होता है, या फिर दो लाइन सेगमेंट जो होते हैं मीट करते हैं तो बीच में एंगल फॉर्म होता है। अगर एंगल की वैल्यू पे डिपेंड करता है बेटा, इसको वैल्यू पे डिसाइड किया गया है कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होंगे। अगर एंगल की वैल्यू 90 से कम होती है, 0 और 90 के बीच में होती है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल फॉर्म होगा, ये देखो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल अगर 0 से 90 के बीच में होती है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। अगर एंगल की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होती है, 90 और 180 के बीच में होती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। एक चीज ध्यान रखना, ना यहां पे 90 के बराबर होता है, ना यहां पे 180 के बीच में बराबर होता है, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, तो उस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू जो होती है 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल जब बनेगा बेटा, तो इसको देखो यहां भी तो एक एंगल बन रहा है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान से समझना, रिफ्लेक्स एंगल जब भी बन रहा होगा, जैसे ये एक रिफ्लेक्स एंगल बना, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये ऑब्ट्यूस भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। कैसे? देखो यहां पे तो ऑब्ट्यूस है, 90 और 180 के बीच में ये वाला एंगल 90 और 180 के बीच में है। एक्यूट के लिए देखो, ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल बेटा, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 360 डिग्री होती है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसे बन सकता है? देखो एक लाइन सेगमेंट है ये, और दूसरा लाइन सेगमेंट जो है बेटा वो भी ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है 360 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब कंप्लीट है, 360 डिग्री कंप्लीट है। तो एक बार समराइज कर दो इसको, 90 से 0-90 के बीच में एक्यूट, 90 जो रहेगा वो राइट, 90 और 180 ऑब्ट्यूस, 180 डिग्री रहेगा तो स्ट्रेट लाइन, 180 और 360 के बीच में रहेगा तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में दो चीज है, यहां पे एक्यूट भी हो सकता है दूसरा एंगल, या फिर ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। और अगर 360 डिग्री एंगल की वैल्यू है तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। आगे बढ़े, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल का क्या मतलब बेटा? कि दो एंगल के बारे में बात करेंगे हम यहां पे। पेयर ऑफ एंगल में दो एंगल के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। दो एंगल के बारे में क्या बात करने वाले हैं? एडजेसेंट एंगल क्या बोलते हैं? तो एडजेसेंट एंगल के लिए बेटा ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स समझो क्या होता है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ये जो होगा बेटा, ये जहां पे मीट कर रहा है, ये जो कॉर्नर जहां पे मीट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, इसी को बोलेंगे बेटा वर्टेक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्या बोल रहा है? एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होना जरूरी है। दो पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दो पॉइंट जो है वो पढ़ लो, नोट कर लो, बट यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझो। जैसे यहां पे दिया हुआ है, यहां पे एक एंगल बन रहा है बेटा ऐसे, देखो ये बन रहा है एक एंगल। कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा ब्लैक कर देता हूं। ये देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये एक एंगल बन रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या कॉमन वर्टेक्स है? इसका जो वर्टेक्स है ये y वाले का, इसका वर्टेक्स तो यहां पे है, इसका वर्टेक्स यहां पे है, तो कॉमन तो नहीं हुआ वर्टेक्स। जब वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है, और देखो आर्म किसको बोलते हैं बेटा? ये वाला जो है इसको आर्म बोलेंगे। ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है। तो क्या इन दोनों x और y, ये x है, ये y है, तो x और y के बीच में कुछ भी कॉमन आर्म है? ये आर्म कॉमन है? नहीं है। तो ना कॉमन वर्टेक्स है ना कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसमें आते हैं, यहां पे देखो ये एक है एंगल जिसको बोला गया C, ये एक एंगल है जिसको बोला गया D।
अब मुझे ये बताओ कि यहां पे कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं, तो देखो ये कॉमन वर्टेक्स है, इसका जो C का है ये वर्टेक्स है, D भी जो है इसका वर्टेक्स यही है, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म चेक कर लेते हैं, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, तो कॉमन आर्म भी है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्लियर हुआ एडजेसेंट एंगल क्या है। अब इसमें जो छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं समझा देता हूं। यहां पे देखो, समझो यहां पे बेटा ये एक एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये एंगल जो है वो है 6। नाम दे दिया एंगल का 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल है, तो हम क्या चेक करेंगे, 1 का ये हुआ, 2 का ये हुआ, तो कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन आर्म भी है, तो 1 एंड 2 जो है बेटा वो एक एडजेसेंट एंगल है, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह 2 3 जो होगा एडजेसेंट होगा, 3 4 एडजेसेंट होगा, 4 5 एडजेसेंट होगा, 5 6 एडजेसेंट होगा। नाउ क्वेश्चन इज 1 एंड 3, 1 और 3 इन दोनों की बातें कर रहा है, तो 1 का देखो, 1 का ये हुआ, 3 का कौन सा हुआ, ये हुआ 3 का, तो 1 एंड 3 का कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। देखो इसका आर्म ये है, इसका आर्म ये है, तो कॉमन आर्म नहीं हुआ, तो 1 एंड 3 क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। 3 एंड 5 का कॉमन वर्टेक्स ये है, लेकिन 5 का आर्म ये है, 3 का आर्म ये है, ये दोनों कॉमन नहीं है, तो 3 एंड 5 इज नॉट एडजेसेंट एंगल। समझ में आया एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं बेटा, वैसे पेयर ऑफ एंगल, अगर दो एंगल आपको दिए हुए हैं तो उसका अगर सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल है 65 डिग्री तो दूसरा एंगल 25 डिग्री है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यस बोलेंगे। दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपसे अगर पूछता है कि 65 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 25 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 65। मतलब दो एंगल को सम करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो वैसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर हुई। अब इसमें एक छोटी सी बात है, कैमरा देख लेता हूं चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कैमरा। अब यहां पे एक छोटी सी बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट एंगल होने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट एंगल होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास समझो ये एंगल है 25 और ये एंगल जो है बेटा वो है 65। ठीक है, तो 65 एंड 25 ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो है। अभी बताया था एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन आर्म होना जरूरी है, देखो कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स होना जरूरी है। तो 65 एंड 25 आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो 65 प्लस 25 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी बात है। अब यहां पे देखो ये 65 है और ये 25 है, ये 65 डिग्री है और ये 25 डिग्री है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यस ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए बेटा एडजेसेंट एंगल होना जरूरी नहीं है। समझ में मेरी बात आई। ये बात ध्यान रखना, ओलंपियाड में ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या एडजेसेंट होना जरूरी है, नहीं। ये अगर 35 है, समझो एक एंगल है कोई 35 है और कोई एक एंगल जो है 65 है, कॉम्प्लीमेंट्री चेक करो तो 35 प्लस 65 91 नहीं हुआ, 100 हो गया ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक ही कंडीशन है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक ही कंडीशन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक ही कंडीशन है कि दोनों एंगल जो है, एंगल ए और एंगल बी सपोज ले लेते हैं हम, तो ये दोनों का, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, एंगल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंगल को ऐसे लिखते हैं, तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। बस यही है। वो कॉम्प्लीमेंट्री हो भी सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक 25 है, एक 65 है, दोनों को हमने ऐड किया 90 हुआ, तो हम बोलेंगे कि 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर हुई बात। सप्लीमेंट्री में भी ऐसा ही सोचना है हमें। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल देखो, एंगल लिखने का तरीका ऐसे होता है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा बोलता है तो इसका मतलब है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब यहां पे देखो, ये यहां पे 60 डिग्री ये है 60 डिग्री, दिखाई दे रहा है आपको, 60 डिग्री है। ये जो है बेटा 120 डिग्री है, तो ये तो एडजेसेंट एंगल है।
पक्का एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल तो है यहां पे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ये जो है सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल भी है। ये 120 और 60, बस कंडीशन क्या है कि 120 प्लस 60 जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। अगर 180 होता है दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए कंडीशन बस यही है कि दोनों का ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। चलो इसको चेक करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या चेक करना है, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 45 है, ये 45 डिग्री है, ये 135 डिग्री है। कंडीशन क्या है, 135 प्लस 45 जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट है ये दोनों, नहीं है एडजेसेंट, एडजेसेंट तो नहीं है बट सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर हुई बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के लिए एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है, ये बात को मैं बार बार बोल चुका हूं, आप लोग नोट कर लेना। शुरू करें आगे। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, लीनियर पेयर देखो इसको बोलते हैं, जैसे समझो ये है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पे, ये समझो हो गया कितना 125 ले लेता हूं, और ये हो गया 65, ठीक है। तो यहां पे 125 एंड 65 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अभी समझना बात को, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है इसको समझना। अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन इसके साथ बेटा उसका एडजेसेंट होना बहुत जरूरी है, एडजेसेंट एंगल होना बहुत जरूरी है। समझ में आया। जब दो एंगल सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट दोनों होते हैं तभी हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। यहां पे देखो हमने क्या किया था, यहां पे हमने क्या बोला था, यहां पे हमने बोला था बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स डू नॉट नीड टू बी एडजेसेंट। अगर सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट हो जाता है तभी हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का होना बहुत जरूरी है। अगर दो एडजेसेंट एंगल ऐड करने पे 180 डिग्री हो जाते हैं तभी उसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। क्लियर हुई बात। तो यहां पे देखो, यहां पे 1 एंड 2 जो है, क्या ये लीनियर पेयर है, तो यस है। 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये देखो यही बनेगा ना 180 डिग्री। तो ये दोनों एडजेसेंट भी है, 1 और 2 जो है एडजेसेंट भी है, तो एडजेसेंट भी है सप्लीमेंट्री भी है। अगर एडजेसेंट भी है सप्लीमेंट्री भी है, बार बार बोल रहा हूं, दोनों है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। समझ में आया। इस पॉइंट को नोट कर लो। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, ये क्यों बोला जा रहा है, ये एडजेसेंट का डेफिनेशन था। अब पेयर ऑफ एंगल में एक और चीज है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में क्या बोलता है कि टू एंगल फॉर्म्ड, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसे होते हैं, ऐसे, यही लाइंस है, एंडलेस, दोनों कॉर्नर है, हैव नो कॉमन आर्म, कोई कॉमन आर्म तो है ही नहीं, देखो कट कर रहा है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट, एक एंगल हुआ बेटा ये, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, एक एंगल हुआ ये, दूसरा एंगल हुआ ये ग्रीन वाला, तो बोल रहा है इन दोनों को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए और एंगल बी जो है ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देख रहे हो, एक इधर एक इधर, इसके वर्टिकली अपोजिट। सी और डी कैसे हैं बेटा, सी और डी वर्टिकली अपोजिट है। अब एक छोटी सी बात यहां पे और समझ लेना, ये दोनों इक्वल भी होते हैं, ये दोनों इक्वल भी होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, अगर दो इंटरसेक्शन हो रहा है, दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है या दो लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों सेम होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी। क्लियर हुई। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये देखो, ये एक लाइन है और ये 45 है, ये एडजेसेंट है दोनों, ये दोनों एडजेसेंट है,
और ये दोनों 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर भी है। तो ये 45 होगा और ये क्या होगा बेटा, 180 में से 45 को माइनस कर दोगे, 180 में से 45 को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था ना, ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो ये 45 है और ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 45, सो दिस इज 135 डिग्री। सो 135 ये होगा, ये 135 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 135 ये तो 135 ये, 45 ये तो 45 वो। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पे जैसे देखो एंगल M और N जो है वो बराबर होंगे, M इक्वल टू N होगा एंगल, यहां पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल A होगा। क्लियर हुआ। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है बेटा, बताया था अभी, ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यही मतलब है, इंटरसेक्शन। क्लियर हुई। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है जहां पे कट कर रहे हैं दो लाइन, तो दो लाइन जो होते हैं बेटा वो एक ही जगह पे कट कर सकते हैं बस। क्या ये दो जगह पे कट कर सकता है, नहीं, ये एक ही जगह पे कट करेगा। क्लियर सी बात है, आगे बढ़े। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है बेटा कि अगर दो लाइन है, सपोज आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर इसको कोई लाइन कट कर रही है दो डिफरेंट जगह पे अगर लाइन कट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन जो है इन दोनों को कट कर रही है। चलो ये लाइन बताओ, ये लाइन क्या इन दोनों, ये लाइन और ये लाइन को, क्या ये लाइन दो जगह पे कट कर रही है, नहीं, ये लाइन तो इसको केवल कट कर रही है, इसको कट नहीं कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा इन दोनों के लिए। इसके लिए और इसके लिए ये लाइन ट्रांसवर्सल नहीं होगा, बट इसके लिए और इसके लिए ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगा। समझ में मेरी बात आई? चलो फिर से समझा देता हूं। जैसे ये एक लाइन है बेटा, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये तीनों को एक लाइन ऐसे कट कर दी, तो इस लाइन, ये जो लाइन है ये तीनों को कट कर रही है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखो यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, ये तीन जगह पे, तीन डिफरेंट जगह पे कट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब अगर दो, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन है, उसको एक लाइन कट करती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को कुछ भी नहीं बोलेंगे बेटा, इस लाइन को कुछ भी नहीं बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हुई। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन, जरूरी नहीं है कि दो होना है, 3 4 5 6 7 8 कितने भी लाइन को अगर एक लाइन कट कर रही है, सबको कट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हुआ ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन। ट्रांसवर्सल लाइन वैसा लाइन होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन होते हैं, उनको कट करता है डिफरेंट डिस्टिंक्ट पोजिशन पे। क्लियर हुई, आगे बढ़े। ट्रांसवर्सल लाइन तो समझ में आ गया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, अगर दो लाइन से या दो लाइन से ज्यादा लाइन हो, उसको एक लाइन कट करता हो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब समझना एक चीज, समझो ये हमारे पास एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है। ट्रांसवर्सल लाइन के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर कौन सा लें, रेड। ये है ट्रांसवर्सल लाइन बेटा, ये दो डिस्टिंक्ट पोजीशन पे कट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये रेड लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसमें जो एंगल है उसको देख लेते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, कुछ भी ले सकते हो आप, ABCD भी ले सकते हो, 5 6 7 8, ये टोटल 8 एंगल बन के आए। अब मैंने क्या बताया था बेटा कि इस घर के अंदर जितने भी एंगल हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल। इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं यहाँ बेटा, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। ये क्या हुआ, ये सारे एंगल जो हैं वो इंटरनल एंगल हैं या इंटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल बताओ कौन कौन से होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये कैसे एंगल है बेटा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, समझ में आ रही है बात। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, इंटीरियर एंगल कौन सा है, 6 5 4 3।
3 4 5 6, यही है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 1 2 7 8, 1 2 7 8। तो जो भी इस घर से बाहर रहेगा वो है एक्सटीरियर एंगल, इस घर के अंदर जो भी रहेगा उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अभी मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा, उसको भी समझना। अब देखो क्या बोलता है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट समझना है यहां पे। इसको मिटा दूं, फिर से समझा रहा हूं आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। ये हुआ एक लाइन, ये हुआ दूसरा लाइन, और ये जो है ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 इसी को, इसको दिया है 5 नेम, ठीक है, कर देते हैं उसको। ये हुआ 6, ये हुआ 5, ये हुआ 8 और ये हुआ 7। जो यहां पे नाम है वही मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। यहां 3 4 भी चेंज है, इसको भी चेंज कर देते हैं। 3 4 जो है यहां पे चेंज है, इसको दिया 3 नेम, इसको दिया 4, बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब एक चीज समझना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए समझना, अगर उल्टा एफ ऐसे ही होता है, एफ से फ्रूट और एफ, इसके बीच में जो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, उल्टा एफ या ऐसा एफ बन रहा है, तो इसके अंदर का जो एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल जो होगा, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको क्या करना है बेटा, एफ स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाना है? उल्टा बनाना है या फिर ऐसे बनाना है सीधा। इसके अंदर का जो एंगल होगा, ये एंगल जो है बेटा, इसी को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एफ कैसे बनेगा यहां पे समझो। एफ यहां पे कैसे बन रहा है बेटा, समझना। देखो मैं बना रहा हूं एफ ऐसे, कोई कलर चेंज करता हूं, यहां पे ब्लू कर देता हूं। ये देखो, ये एक एफ बन रहा है, उल्टा एफ। ये देखो उल्टा एफ बन गया ना। ये ब्लू वाला जो है उल्टा एफ हो गया। तो ये एंगल, अंदर का एंगल, ये क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 7 क्या है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आई बात? यहां पे देखो एफ बना दो, यहां पे सीधा एफ बन जाएगा, ये सीधा एफ बन गया। तो यहां पे ये एंगल, अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, 4 और 8 जो है बेटा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ रही है बात? फिर यहां देखो उल्टा एफ बना दो, ये एक एफ बन सकता है, ऐसे ही एक लाइन हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो अंदर का एंगल कौन है? 6 और 2। तो 6 और 2 जो है बेटा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। चलो यहां पे उल्टा एफ बनाते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा समझ में आया आपको। ये उल्टा एफ, देखो ये उल्टा एफ हो गया ये। तो एफ जो है बेटा वो आपको बनाना है, चाहे एफ ऐसे बनाओ, चाहे फिर एफ उल्टा कर दो या फिर एफ इसको उल्टा कर दो। तो ये अगर 4 चीज बना रहे हो तो इसमें जो इंटरनल एंगल होंगे, इंटरनल, ये इसी को बोलेंगे बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो 5 और 1 रूट एंगल 5 और एंगल 1 जो है बेटा उसी को बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां देखो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? 1 एंड 5 किधर है? ये 2 एंड 6 ये है, 4 8 ये है, 3 7 ये है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या करना है बेटा, आपको एफ बना देना है। उल्टा एफ बना दो या फिर सीधा एफ बना दो, या फिर ये देखो, ये जैसे मैंने 4 एफ बनाए थे वैसा कोई भी एफ बनाना है आपको, ऐसे, चाहे इसको उल्टा कर दिया ऐसे, या फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ऐसा। तो ये जो इंटरनल होगा ना, ये जो एफ के अंदर होगा, इसी को बोलेंगे बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइंस होंगे। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स होते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझना ध्यान से, आगे समझते हैं। तो ये हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब समझना एक छोटी सी चीज और कि अल्टरनेट इंटीरियर ये क्या है। तो इंटीरियर तो आपको पता चल गया बेटा। अब ये अल्टरनेट का क्या मतलब है इसको समझते हैं। अल्टरनेट को समझते हैं। यहां पे ये एक लाइन है, ये लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन ने ऐसे कट कर दिया। एंगल क्या क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 एंगल बने थे बेटा। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका क्या मतलब है? तो जब भी अल्टरनेट वर्ड आएगा बेटा तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है
इसके इस तरफ एक रहेगा एंगल और दूसरा एंगल जो होगा इस तरफ होगा। बस अल्टरनेट जब भी वर्ड आएगा, ये अल्टरनेट जब भी वर्ड आएगा, इसको लिख लो, अल्टरनेट वर्ड जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसके एक साइड एक एंगल को पकड़ना है और दूसरा एंगल उसके अपोजिट साइड में पकड़ना है। अब समझो एक चीज, ये क्या बोल रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल है, इसका क्या मतलब है बेटा कि इंटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये अंदर के एंगल के बारे में बोल रहा है, घर के अंदर के एंगल के बारे में बोल रहा है। अब अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहा है तो 5 है, अगर समझो इधर का 5 पकड़ते हैं तो उधर का कौन सा पकड़ना पड़ेगा, 4 को पकड़ना पड़ेगा। इंटीरियर में ही पकड़ोगे ना, इंटीरियर देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब है एक इधर एक उधर, इंटीरियर का क्या मतलब है, इस घर के अंदर में ही वो एंगल का पेयर है। तो अगर इसका 5 है तो उधर का कौन सा एंगल पकड़ेंगे बेटा, दूसरे साइड का, ये 6 को मत पकड़ना, उधर वाले को। तो 4, 5 और 6 क्या होंगे, 5 एंड 4 क्या होंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। 5 और 4 जो है एंगल होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। अगर 3 को पकड़ते हैं तो फिर 6 होगा। तो 3 एंड 6, 4 एंड 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। समझ में आया। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल है। अगर 1 इधर का पकड़ते हैं तो इधर का पकड़ना पड़ेगा, तो 8 हो गया। तो 1 और 8 जो है बेटा, 1 और 8 एंगल 1 और एंगल 8 अल्टरनेट, अल्टरनेट क्योंकि इधर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक इधर है और एक इधर है, तो 1 हो गया एक्सटीरियर में, 8 भी है एक्सटीरियर में, तो 1 और 8 और इस लाइन के इधर भी है, तो 1 और 8 क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे क्योंकि इधर इधर है, और एक्सटीरियर होंगे क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। 1 2 7 8 जो है एक्सटीरियर एंगल है, बता चुका हूं। तो 1 और 8 जो है बेटा वो एक्सटीरियर एंगल का पेयर है। 2 और 7 जो है एक्सटीरियर एंगल का पेयर है जो अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट वर्ड का मतलब यही बेटा, अल्टरनेट वर्ड का मतलब है कि ट्रांसवर्स लाइन के एक इधर और एक उधर, उसी में नहीं दूसरे वाले में, इसी में नहीं, अगर इधर का एक पकड़ रहे हैं तो इधर का पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऐसे बोल दिया। पेयर ऑफ इंटरनल एंगल, इंटरनल इंटरनल है ना, इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है, ये इंटीरियर एंगल है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड में कौन सा है, 3 और 5, 3 और 5, यहां पे दिख नहीं रहा है आपको 4 और 6, इंटीरियर है ना। इंटीरियर का मतलब है बेटा कि बॉक्स के अंदर, घर के अंदर, घर के बाहर जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब एक इधर एक उधर, दूसरे साइड में दूसरा वाला, ठीक, समझ में आया। ये सारे एंगल्स जो टाइप हैं ये आपको क्लियर हुए, ओके आगे बढ़े। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। देखो जब भी अल्टरनेट वर्ड होगा तो हमेशा ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसके एक इधर का पकड़ोगे और एक उधर का पकड़ोगे। अगर एक्सटीरियर है तो अंदर वाला नहीं पकड़ोगे, ये वाला होगा इंटीरियर और बाहर वाला होगा एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये और ये। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये और ये। समझ में आया। तो इसी चीज को मैं अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि अल्टरनेट जब भी वर्ड रहेगा तो हमेशा ट्रांसवर्स लाइन जो है उसके उधर को पकड़ोगे और एक इधर को पकड़ोगे, और फिर इंटीरियर बोल रहा है तो इंटीरियर वाले को पकड़ना, एक्सटीरियर बोलेगा तो एक्सटीरियर वाले को पकड़ना। और यहां पे जब सेम साइड बोलेगा तो इंटीरियर एंगल में बोल रहा है सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, यही तो है इंटीरियर एंगल, तो इसमें सेम साइड मतलब ये और ये की बात कर रहा है। आगे बढ़े बेटा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे। अब यहां पे समझो बेटा पैरेलल लाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले पैरेलल लाइंस होते क्या है, जैसे दो लाइन है बेटा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, क्लियर है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, अगर इन दोनों का डिस्टेंस जो है हमेशा सेम हो, यहां जो डिस्टेंस है, यहां जो डिस्टेंस है, यहां जो डिस्टेंस है, यहां जो डिस्टेंस है, हमेशा सेम हो, तो क्या ये दोनों कहीं भी आगे जाके ऐसे कट करेगा, ये ऐसे कट करेगा उधर, चाहे इधर कट करेगा, ऐसे नहीं कट करेगा, क्लियर सी बात है। तो पैरेलल लाइन वैसे लाइन होते हैं बेटा, दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते,
कभी भी क्रॉस नहीं करते, वैसे लाइन को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी, उसको समझ लो। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस जो होता है बेटा हर जगह पे सेम होता है, हर जगह जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। रेल की पटरी देखे हो ना, उस तरह से दोनों पैरेलल लाइन की तरह चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो है बेटा हमेशा सेम होता है, सेम होता है डिस्टेंस, और ये कभी भी आपस में मीट नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पे, आगे चाहे इन्फिनिटी पे चले जाओ। पैरेलल लाइंस नेवर मीट। याद रहेगा पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। अब पैरेलल लाइंस में बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको आपको याद रखनी है। 3 प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ए बी सी, तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है। इसको L हमने बोला, इसको M बोला, दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पे टोटल कितने एंगल बनेंगे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बनेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं यहां पे, चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं, येलो से देख लेते हैं। अब F बना दो, F बनाते हैं, देखो ये एक F बन गया, उल्टा F, ये एक F बन गया। तो F के अंदर का एंगल जो 2 है 1 और 5 वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 5 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लिखते जा रहे हैं बेटा कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक F ऐसे भी बन सकता है, ये देखो ये F है, ये उल्टा F, तो ये एंगल 6 और एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर बात है। एक F ऐसे बन सकता है, देखो ये एक F बना, ये एक F बना, तो एंगल 4 और एंगल 8 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 और एंगल 8 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कुछ F बना सकते हैं, यस यहां बना सकते हैं F, देखो ये F है, तो एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, L और M, पैरेलल लाइन को कैसे दिखाते हैं बेटा समझना। पैरेलल लाइन को हमेशा हम ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे, ये जो 2 लाइन है, 2 लाइन ऐसे, ये जो साइन है बेटा ये पैरेलल लाइन का साइन है कि दोनों कभी भी आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को चलते जा रहे हैं। तो ये सिंबल जब भी दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि L लाइन जो है M लाइन जो है दोनों पैरेलल है। समझ में आई बात। L और M जो है वो पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। ये जो अगर इस तरह का लिखा हुआ है कहीं पे क्वेश्चन में कि L इज पैरेलल टू M, तो उसको ऐसे लिखा हुआ होगा। अब यहां पे पैरेलल लाइन जब भी रहेगा बेटा तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब 1 और 5 इक्वल होंगे, 2 6 इक्वल होगा, 4 8 इक्वल होगा, 3 7 इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की ये आपको याद रख लेनी है। क्लियर हुई बात हमारी कि L M जब पैरेलल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। नोट कर लो इसको, देखो यही है ना, 3 और 7, 4 और 8, 2 और 6, 1 और 5, तो ये सारे एंगल्स जो होंगे पेयर में वो इक्वल होंगे। क्लियर हुई बात। अब एक चीज और समझ लो, दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बेटा, पहले इंटीरियर एंगल को डिफाइन करें हम। इंटीरियर एंगल ये है, देखो ये इंटीरियर एंगल है, इसके इस बॉक्स के अंदर जो है घर के अंदर है और वो घर के बाहर है, ये दोनों, तो घर के अंदर जो भी है वो इंटीरियर एंगल है। क्लियर सी बात है, इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक इधर एक उधर, तो इधर का एक पकड़ेंगे तो एंगल 5, तो उधर का पकड़ेंगे कौन सा, 4 एंगल 4, ठीक है। अब इधर का पकड़ते हैं एंगल 3, तो इधर का कौन पकड़ेंगे, एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 ये भी इक्वल होते हैं। इसका मैं प्रूफ दूंगा बेटा, ये दोनों का प्रूफ मैं दूंगा, पहले अभी आप समझ लो, नोट कर लो इसको। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो वो हमेशा इक्वल होंगे। बात समझ में आई। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देख लो एक बार, हो रहा है रिकॉर्डिंग। तो ये समझ में आया बेटा कि जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो 2 पैरेलल लाइन जब भी होंगे, जब पैरेलल लाइन होंगे तभी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब आगे समझना, द 2 इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड, 3 और 5, जैसे ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल क्या है, 3 4 5 6, यही तो इंटीरियर एंगल है। तो 2 इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 है और 5 है। फिर इधर देखो सेम साइड कौन सा है, 4 है और 6 है। तो बोलता है इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 180 के बराबर होते हैं। यही बस 3 प्रॉपर्टी है बेटा, यही 3 प्रॉपर्टी आपको समझनी है।
नोट कर लो इसको, इसका मैं प्रूफ देता हूं आपको। चलो प्रूफ देते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इक्वल होते हैं ये सब, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं आपको। समझो ये दो पैरेलल लाइन है, एल और एम। ये एल है, एम है, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? एल पैरेलल टू एम। एल लाइन पैरेलल है एम के। एक अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं एक, जो इसको कट करेगा। कट कर दिया। अब यहां पे एंगल बताओ, ये समझो अगर 35 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे, येलो वाला। ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा 180 माइनस 35। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये लाइन जो है ये कंप्लीट यहां पे ये लाइन जैसे है, तो ये लाइन हमेशा लीनियर पेयर है, तो यहां पे क्या होगा? 180 डिग्री बनता है। तो ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 35 विच इज 145। तो ये हो गया बेटा 145। अब बताओ ये 145 है तो ये कितना होगा? तो देखो ये भी तो एक लाइन है, तो ये जो होगा 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 145 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 145 विच इज 35। तो ये 35 हो गया। अब जब ये भी तो एक लाइन है, तो ये अगर 35 है तो ये कितना होगा? ये तो ये हो जाएगा 180 माइनस 35, सो विच इज 145। ये बात समझ में आई? अब देखो मैंने बोला था बेटा कि दो अगर पैरेलल लाइन रहेंगे तो उसमें जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये देखो ये 35 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि 35 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, उल्टा एफ बनाओ, उल्टा एफ बन गया। तो ये 35 हो गया, ये 35 हो गया। तो उसी तरह ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा, ये भी 145 होगा, ये भी 145 होगा। अब देखो यहां पे कुछ प्रूफ दे रहा हूं मैं, प्रूफ समझना। मैंने बोला कि इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड 180 डिग्री होता है। तो देखो इंटरनल एंगल ये था और ये था ऑन द सेम साइड, तो 145 प्लस 35 करोगे तो 180 आएगा। तो हो गया, एक चीज तो प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट जो था ये वाला पॉइंट प्रूफ हुआ बेटा, ये वाला पॉइंट कि 180 होता है। चलो अब एक चीज और समझो, ये 35 है तो ये भी 35 है। तो एक चीज समझना कि अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये एंगल दोनों सेम होते हैं। मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल में दोनों सेम होते हैं। तो देखो ये 35 है, ये 35 है, ये 145 है, ये भी 145 है, तो ये तो सेम हुआ ना, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। चलो ये भी प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज और समझो कि अगर ये 35 है इंटरनल एंगल और ये अल्टरनेट इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल दोनों बोल सकते हो, 35 है तो ये दोनों भी सेम है, ये भी प्रूव्ड हो गया। सेकंड पॉइंट जो है ये भी प्रूव हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे 3 और 6, 4 और 5 इक्वल होंगे, 3 और 6 सेम होंगे, 4 और 5 जो होंगे वो सेम होंगे। प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों पॉइंट प्रूव हो गया बेटा, सी प्रूव्ड हो गया, बी प्रूव्ड हो गया। ए के बारे में थोड़ा सोचते हैं, आ जाओ। ए को बेटा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां पे समझो दो पैरेलल लाइन है, ऐसे ये दो पैरेलल लाइन है। अगर एक लाइन ऐसे कट किया, तो ये एंगल, जबकि ये भी पैरेलल ही है ना, ये पैरेलल ही है, ये इसके पैरेलल ही है, तो ये इसके पैरेलल है, तो जो ये एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा। समझो मेरी बात को, ये जो एंगल होगा ये भी तो ये सेम एंगल यही तो होगा। ये एंगल जो होगा ये एंगल होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये लाइन जो है बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है और एक ही लाइन है जो कट कर रहा है, तो जो एंगल यहां फॉर्म होगा, सोचो ऐसे ही सोचो इसको, तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, तो इसी को तो बोल दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। इसको सोचोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा सोचो कि दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन है और ये लाइन है। अब ये लाइन है, अब कट किया एक लाइन, ऐसे कट किया, तो यहां जो एंगल फॉर्म होगा वही तो एंगल यहां फॉर्म होगा, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कर्व होता, ये समझो ऐसे होता, तब ये एंगल सेम नहीं होता। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना,
तो एंगल तो सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बेटा वो सेम होते हैं। थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, मजा आया, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर था। होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा। और इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं, जितने भी पॉइंट्स है बेटा, मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है आपको। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और देश का नाम ऊंचा करो। जय हिंद, और अपने मम्मी पापा का भी।